हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 जो कि है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, और इनको हम साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को इनमें हम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पियाजे's स्टेज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन एन अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ चिल्ड्रन। नॉट ऑल पीपल रीच फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. His theory underestimate children's ability and last one is all of these. आप जल्दी से अपना जो आंसर है उसको कमेंट कर दीजिए जिससे कि आप उसको मैच कर सकें। पियाजे के चरणों की आलोचना की गई है क्योंकि उनका सिद्धांत बच्चों के अप्रमाणिक नमूनों पर आधारित था। सभी लोग औपचारिक परिचलन अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं। उनका सिद्धांत बच्चों की क्षमताओं को कम आंकता है। ये सभी आंसर है, ये सभी जो है इनके बेस पे पियाजे की थ्योरी की आलोचना की गई थी, क्योंकि जो पियाजे के ने बच्चों का सैंपल लिया था वो उनके खुद के 3 बच्चों के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट है। तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा अप्रमाणिक या अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो गया, क्योंकि इतने थोड़े सैंपल पे किए गए जो एक्सपेरिमेंट है उसको अगर हम सबके ऊपर जनरलाइज करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बायस होगी। उसके बाद सभी लोग औपचारिक परिचलन अवस्था तक नहीं पहुंचते, इसके बेस पे भी पियाजे की आलोचना की गई है, क्योंकि ये तो होता ही है कि जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं हैं वो औपचारिक परिचलन अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनका सिद्धांत बच्चों की क्षमताओं को कम आंकता है, तो इसमें ये भी बिल्कुल सही उनकी आलोचना इसके बेस पे भी हुई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चे की क्षमताएं हैं जो उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं मेजर हो पाई है। इसलिए इन तीनों ही बेस पे पियाजे की थ्योरी की आलोचना की गई है। उसके बाद है द कॉग्निटिव एंड सोशल चेंज स्टूडेंट गो थ्रू बिकॉज दे आर बोर्न एंड ग्रो अप इन एज ऑफ स्मार्टफोन वुड बी रिफर्ड टू एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सेकंड कंट्रोल ग्रुप, थर्ड डोमिनेंस ग्रुप एंड फोर्थ इज कोरेंट ग्रुप। संज्ञानात्मक और सामाजिक परिवर्तन छात्रों के माध्यम से आते हैं क्योंकि वे स्मार्टफोन के युग में पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और ये प्रीवियस ईयर में से ही लिया गया एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाता है कोहर्ट इफेक्ट या कोहर्ट प्रभाव, हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट वाज पार्ट ऑफ गेस्टाल्ट ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट? कार्ल रोजर्स, विलियम वुड, बीएफ स्किनर, मैक्स वर्दाइमर। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिकों के गेस्टाल्ट समूह का हिस्सा था? कार्ल रोजर्स, विलियम वुड, बीएफ स्किनर, मैक्स वर्दाइमर। तो जल्दी से आप अपना आंसर जो है वो बता दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी आंसर है इसका। तो हमारा आंसर हो जाता है मैक्स वर्दाइमर, क्योंकि जो कार्ल रोजर्स थे वो ह्यूमनिस्टिक और एसेंशियल साइकोलॉजी से रिलेटेड थे। विलियम वुंट जो थे वो संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड थे, और बीएफ स्किनर को तो सभी लोग जानते हैं कि वो व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म से रिलेटेड थे। उसके बाद आता है बिहेवियरिस्टिक एक्सप्लेनेशन ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट कंडीशनिंग, अनकॉन्शियस बिहेवियर इम्पल्सिस, नेचुरल सिलेक्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेस। व्यवहारवादियों ने इसके परिणाम स्वरूप मानवीय विचार और व्यवहार की व्याख्या की है। अतीत कंडीशनिंग, बेहोश व्यवहार, आवेगों, प्राकृतिक चयन और जैविक प्रक्रियाओं। सो इसका आंसर भी ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि व्यवहारवाद के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं नेट के अंदर या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के अंदर। तो हमारा आंसर है नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन, क्योंकि व्यवहारवादियों ने इन सभी चीज़ों को नहीं माना था। व्यवहारवादियों का कहना था कि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिस्ट जनरली प्रीफर द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू अदर रिसर्च मेथड बिकॉज एक्सपेरिमेंट आर मोर लाइकली टू सपोर्ट साइकोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस. Experiment can show cause effect relationship. Next is it is easier to obtain a random sample for an experiment. Fourth, double blind designs are unnecessary in an experiment. मनोवैज्ञानिक आमतौर पर अन्य अनुसंधान विधियों के लिए प्रयोगात्मक विधि पसंद करते हैं क्योंकि प्रयोग मनोवैज्ञानिकों की कल्पना का समर्थन करने की अधिक संभावना रखते हैं। प्रयोग के कारण प्रभाव संबंध दिखा सकते हैं। किसी प्रयोग के लिए यादृच्छिक नमूना प्राप्त करना आसान होता है। दोहरे अंध डिजाइन या डबल ब्लाइंड डिजाइन एक प्रयोग में अनावश्यक है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसका आंसर है एक्सपेरिमेंट कैन शो क्यूज इफेक्ट रिलेशनशिप. प्रयोग के कारण प्रभाव संबंध को दिखाते हैं। जो अलग चीज़ों से अलग करता है एक्सपेरिमेंट मेथड को अदर मेथड से, वो एक मेन रीज़न यही है कि ये क्यूज इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. Pit out a head to assign each of 3 classes to an experimental conditioner. Second, having a computer generate a random list of 100 high school students. Third is approaching any 50 student during 6th period lunch. ऑप्शन ए है हमारा ए ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी थर्ड ओनली एंड डी फर्स्ट एंड सेकंड. निम्नलिखित में से कौन यादृच्छिक नमूने का उदाहरण है? प्रत्येक 3 वर्गों में से प्रत्येक को एक प्रयोगात्मक स्थिति प्रदान करने के लिए एक टोपी से बाहर निकालना. कंप्यूटर होने से 100 हाई स्कूल के छात्रों की एक यादृच्छिक सूची उत्पन्न करना. छठी अवधि के दौरान भोजन के दौरान किसी भी 50 छात्रों को प्रशिक्षण देना. फर्स्ट में 1 ओनली, सेकंड में बी में सेकंड, सी में केवल थर्ड, सॉरी यहाँ पे थोड़ी राइटिंग मिस्टेक हो गई है, ये थर्ड है, और डी में है फर्स्ट और थर्ड. तो इसका आंसर जल्दी से देख लीजिए. आंसर है हमारा बी ओनली कि कंप्यूटर में 100 हाई स्कूल के छात्रों को एक यादृच्छिक सूची उत्पन्न करना. यहाँ पे इन्होंने रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पूछा है, तो रैंडम सैम्पलिंग का ये उदाहरण है. वैसे आप लोगों को ये दोनों ही जो तीनों ही जो उदाहरण हैं वो आपको रैंडम सैम्पलिंग के लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे नमूने 100 सूची में से जो है इन नमूनों को लेना एक यादृच्छिक सैम्पलिंग हो गया. लेकिन इस तरह के जो हमारा फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल है वो रैंडम असाइनमेंट का उदाहरण होगा, ना कि वो रैंडम सैम्पलिंग का उदाहरण होगा. नेक्स्ट है व्हाट आर द ग्रांड इशू अबाउट बिहेवियर विच साइकोलॉजी मस्ट ग्राapple. स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, नेचर वर्सेस न्यूचर, रिलेशनशिप वर्सेस इरेलेटिविटी, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबोव. व्यवहार के बारे में भव्य मुद्दे क्या हैं जिनके साथ मनोविज्ञान को जूझना होगा? स्थिरता बनाम परिवर्तन, प्रकृति बनाम पोषण, तर्कशक्ति बनाम तर्कहीनता एंड उपयुक्त सभी. जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमारा आंसर है उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ अबोव. ये सारे के सारे जो हैं वो साइकोलॉजी के ग्रांड इशू है और इनके बारे में बहस होती रहती है साइकोलॉजी में. Next is some paralyzed human have learned to bring their blood pressure under conscious control by mean of first is spontaneous remissions, biofeedback, placebo effect and acupressure. कुछ लकवाग्रस्त मनुष्यों ने अपने रक्तचाप को सचेत नियंत्रण में लाना सीख लिया है. सहज छूट, बायोफीडबैक, प्रायोगिक औषधि का प्रभाव या एक्यूप्रेशर. आंसर है हमारा बायोफीडबैक. बायोफीडबैक वो विधि होती है जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की एक विधि है और इसमें हम क्या करते हैं कि किसी बाहरी चीज़ से हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को या इंटरनल चीज़ों को कंट्रोल करना सीखते हैं और इसको हम बायोफीडबैक बोलते हैं. इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और रिसेंट में एक बड़ी चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए. साइकोलॉजी के हर स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी बेस्ट डिस्क्राइब द हेंजिस डिलेमिया? फर्स्ट इज यूगिस्टिकी थ्योरी, सेकंड इज पियाजे, थर्ड इज गोल्डबर्ग्स थ्योरी एंड फोर्थ इज बिनेट थ्योरी. निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेज की द्विधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत, पियागेट का सिद्धांत, गोल्डबर्ग का सिद्धांत और बिनेट का सिद्धांत. हमारा आंसर हो जाता है कॉलबर्ग की थ्योरी और ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है. ये भी नेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. खासकर जो कॉलबर्ग के लेवल्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन जरूर आ जाता है. सो थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को लेसन कैसा लगा है. आप लोगों के सुझाव और भी ज़्यादा लेसन को अच्छा बनाने में मददगार होते हैं, इसलिए अगर किसी का कोई भी सुझाव होता है तो आप कमेंट करके उसे ज़रूर बताएं.